नहीं मिल रही है। ये पूरे समाज का हित कर रही मालूम है, कैसे? क्योंकि इतने लोगों का भला कर रही है। सबके भलाई के बारे में सोचती है ना ये। ओके, नाउ animals can react to stimuli in various way. However, plants can react to stimuli or respond to stimuli in a limited manner. Plants cannot locomote. वे चल फिर नहीं सकते, इस वजह से उनका जो रिस्पॉन्स है वो इतनी जल्दी हमें नहीं दिखाई पड़ता। We can react immediately or instantly. However, the reaction of plant is a little bit late. जैसे आप देखो प्लांट्स में सूरजमुखी है ना, तो जैसे जैसे सन को इधर करो वो धीरे धीरे इधर मुड़ता है, तो रिएक्शन तो होती है लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे होती है। जैसा कि हम यहाँ पर देखें, यहाँ प्लांट्स का रिस्पॉन्स देखें, हम खुद भी रिस्पॉन्ड करते हैं और प्लांट्स का भी रिस्पॉन्स देखिए। सो अब तो मॉनसून का सीजन भी जा रहा है। time lapse response of plants to photography. Now see, here है वो प्लांट भी लाइट पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लाइट इधर होती है, 10 बजे वापस आने का तो देखो लाइट इधर भी उधर जाने लगे, तो ये भी रिस्पॉन्ड करती है ना। जिधर लाइट जाएगी उधर ही प्लांट जाएगा। तो अगर हमने एकदम से लाइट इधर शिफ्ट की तो एकदम से हो जाएंगे। एकदम से नहीं, ये टाइम लैप्स वीडियो है। 58 आवर्स का आपको 58 सेकंड में दिखाएगा। तभी मेरी तुलसी को इस तरह से जाना ठीक है, सो animal respond to stimuli. What is a stimuli, Soumya? To which we respond. Anything in, बहुत अच्छा बताया नया, anything present in environment to which we respond is called stimuli. So here आप सर वो ह्यूमन लिखा है एनिमल देख लो, एनिमल एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अब आप ये समझ लो उद्दीपक, आप उससे ज़्यादा जैसे सौम्या नहीं समझ पाए उनके लिए रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली इंस्टेंटली एंड इन वेरियस मैनर्स। हाउएवर plants respond slowly and in limited manner. Okay, अब हम देखें now. So सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा रिस्पॉन्स भी अलग तरीके का है। मान लो वी आर हैविंग ए इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स। अगर हमको यहाँ पर कभी भी कुछ गर्म लगता है तो हम हाथ हटा लेते हैं, मान लो यहाँ रखा ऐसे हटा लिया। और कभी कभी आप ऐसा देखोगे तवे पे हाथ रखा उठा लिया, और कभी कभी गर्म कब पकड़े रहता है बच्चा, छोड़ता नहीं है वो, क्योंकि उसको पहले कभी मम्मी ने मारा हुआ होता है, तो वो सोचेगा कि किस में सर्वाइवल बेस्ट है। तो इंस्टेंटली भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है इसको छोड़ने पे हमारा ज़्यादा लॉस है बॉडी का, तो ऐसे केस में माइंड डज नॉट अलाउ इट टू लीव।
So at certain times we also take feedback from the previous instances. और जब ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा तो वो छोड़ भी सकता है. So our response is intelligent. समझ में आया कि नहीं? Now it keeps whatever is required, जो हमारे लिए required सर्वाइवल के लिए हमारा माइंड रखता है, और कोई भी जो सिग्नल है उसको कोरिलेट करता है प्रीवियस सिग्नल से, और उसमें ये देखेगा कि छोड़ना महंगा है कि पकड़े रहना, उसके हिसाब से. अब हमारे पास एनिमल नर्वस सिस्टम देखो. ओके, a system made up of nerve cell. We are in animal nervous system. Animal nervous system. तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो दो तरीके से होता है. जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, एक नर्वस सिस्टम से होता है और एक हार्मोनल सिस्टम से होता है. हार्मोनल सिस्टम का मतलब है जैसे नर्व्स हैं, हमारे अंदर में नर्व सेल हैं जो 1-1 मीटर की लंबी है, और सबसे लंबी नर्व साइटिका है जो पैर के इस एंड से होकर के माइंड तक जाती है. जब साइटिका नर्व उसमें मूवमेंट ना हो या कुछ हो जाए, अगर वो खराब हो जाती है तो उस व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है या पैरालिटिक अटैक हो जाता है. पीछे से जा रही है तो ये 1 मीटर से ऊपर लंबी है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर के बराबर वो लंबी है. अदरवाइज हमारी बॉडी में अलग अलग पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है. पेरिफेरी में बहुत सारी नर्व्स हैं, वो सब हमारी स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश करती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन में चली जाती हैं. इस तरीके से सारा मैसेज वो क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं. जैसे एक मेन रूट से बहुत सारी रूट निकलती हों, तो ये जो चारों तरफ का सिस्टम है नर्व्स का, वो कैसा सिस्टम है, दैट इज पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम. चारों तरफ है, कहीं भी छू जाए यार तो हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं कि नहीं. और एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारी खोपड़ी या स्कल एंड साथ ही साथ बैकबोन आती है, ठीक है कि नहीं, या स्पाइनल कॉर्ड. तो दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. और दूसरा कौन सा है, पेरिफेरल, जो पेरिफेरी पर है, जो जगह जगह बहुत सारी नर्व्स हैं उनका जाल. तो हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो वजहों से होता है. जो नर्व्स से होता है वो इंस्टेंटली है, नर्व तो तुरंत हाथ हटवा देंगे. अच्छा, दूसरा एक हार्मोनल है, यानी ब्लड में हार्मोन डाल दिए जाते हैं और ब्लड में हार्मोन मिक्स हो जाते हैं. हमारी बॉडी में कई तरीके के हैं, जैसे यहाँ पर हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्लैंड है, फिर थाइमस ग्लैंड है, ना जाने कितनी तरीके की एड्रीनल ग्लैंड है, 10-12 तरीके की ग्लैंड है. वो सब ब्लड में डाल देती है, लेकिन वो ब्लड उसको पूरी बॉडी में कैरी करता है, लेकिन वो अपना एक्शन सिर्फ टारगेट ऑर्गन पर लेता है. यानी बॉडी में कई तरीके के जो हमारे चेंजेस आते हैं, जो रिस्पांस होता है, ऐसा बहुत कम देखने को आता है कि किसी की मूछें यहाँ उगाई. तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, सर्टेन चेंजेस, जब हम प्यूबर्टी को अचीव करते हैं या जब हम बड़े होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, तो ऐसे टाइम पे जो मूवमेंट जहाँ होने चाहिए, जो बाल जहाँ उगने चाहिए वहीं उगते हैं, या जैसा भी शेप होना चाहिए वैसा ही होता है. तो इसका मतलब है कि हमारे टारगेट ऑर्गन पर ही वो चीज़ होती है. सांप देख के अगर हमें भागना है तो एड्रीनलिन ग्लैंड है, जो एड्रीनल है, जैसे आपने देखा इसके ऊपर एक मुकुट सा रखा है कि नहीं लीवर के ऊपर, ये इमरजेंसी ग्लैंड है, तो वो ब्लड में सेक्रीट कर देगा. उसका काम है हृदय को तेजी से धड़काना. सो हार्ट बीट्स फास्ट, रेस्पिरेशन रेट फास्टेस्ट, और उससे हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है. और सांप को देखकर हम 2 फीट उछल जाते हैं जहाँ कभी 1 फीट भी ना उछले होंगे. तो इस तरीके से हमारे बॉडी में 2 तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है. एक हम नर्वस सिस्टम से पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे दैट इज हार्मोनल सिस्टम से. ऐसा कभी नहीं होता कि 5 की जगह 6 उंगली आ जाए या 7 पेड़ की तरह नहीं पढ़ते. तो हमारी कंट्रोल्ड ग्रोथ भी है. इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो see that is animal nervous system. So a system made up of nerve cell, made up of nerve cell is called, nervous system is called
नर्वस सिस्टम। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेटा, जो वर्टिब्राटा है, हम लोग कौन है बताइए? वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा से तुम क्या समझती हो? यस, बैकबोन, जिसमें ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, जिसमें क्या होता है कि सारे स्पाइन में से हो करके सारी नसें जाती हैं, उससे हम किसी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं। तो जिसमें स्पाइनल कॉर्ड है वे सभी लोग सोच समझ सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, वो बात अलग है कि जिसका माइंड जितना ऊपर है वो उतना अच्छा सोच पाएगा। जैसे गाय ऐसे है तो वो कम सोच पाएगी, कबूतर ज़्यादा अच्छा तो हल्का बोल भी लेगा, सोच भी लेगा। जो और थोड़ा है वो और अच्छे, जो सबसे हो गए बंदर हो गए, चिंपांजी हो गए, इंसान। जिसका माइंड जितना ऊपर है और खून जितना कम पहुंच रहा है माइंड पे, वो सबसे अच्छा सोच पाएगा। कभी शीर्षासन करके देखिए, माइंड में ही सारा ब्लड आ जाएगा और हमारी सोचने और समझने की क्षमता मंद पड़ जाती है। अगर सांप को उल्टा कर दो तो मरा हुआ समझिए, तो उसके माइंड में ही वो इट इज़ एज गुड एज डेथ। पूछ से पकड़ के वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो सोचे, क्योंकि माइंड में ब्लड गया तो इसका मतलब है उसकी सोचने की, मतलब शाम की वजह से उल्टा कर लो। तो देखिए, सो अब हम ये देखें, कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी के डिफरेंट लिम्स कोऑर्डिनेट भी करते हैं और हमारे मूवमेंट्स कंट्रोल है, हमें जितना हाथ उठाना है उतना ही तो उठेगा। तो इस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अकम्प्लिश्ड इन ऑल एनिमल्स बाय नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम। तो देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन in animals is achieved via nervous system as well as hormonal system. चलिए, now इन अवर बॉडी, तो हमारी बॉडी में दो तरीके के हैं। देयर इज ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स। पूरी बॉडी में नेटवर्क ऑफ नर्व्स है, पूरे नसों का जाल बिछा रखा है, ठीक है कि नहीं? सो इन अवर बॉडी देयर इज नेटवर्क ऑफ नर्व्स। तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें हम देखेंगे दो चीजें, एक नर्वस सिस्टम देखेंगे और दूसरा देखेंगे हार्मोनल सिस्टम। सो हार्मोन्स क्या होते हैं? जो बॉडी को डायरेक्शनल ग्रोथ देते हैं, हमको शेप, साइज या डायरेक्शनल ग्रोथ देते हैं, उनको क्या कहते हैं? ये ग्रोथ वाले हैं, हमें अलग अलग तरीके से। जबकि नर्व्स का रिस्पांस हमें ग्रोथ नहीं देता। मान लो हाथ तुमने आँख से हटा लिया तो क्या ग्रोथ हो गई क्या? लेकिन हार्मोन क्या करेंगे? हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से डायरेक्शनल मूवमेंट कराते हैं। समझ में आ गई बात? तो हार्मोन वो ब्लड में जाके करेंगे, ऐसा इसमें नहीं है, वहाँ तो ब्लड में जाना नहीं होगा। तो ये जो चीज़ होती है हार्मोनल सिस्टम, कई तरीके के हैं। एक तो होता है कुछ हार्मोन्स जो ब्लड में जाएं, समझ में आई बात? अगर ब्लड में मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पैंक्रियास के आपके बॉडी में एक पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, उसमें से कुछ चीज़ें जैसे कि लाइपेज हो गया, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती क्या? ब्लड में नहीं जाती ना। और भी चीज़ पैंक्रियाटिक अमाइलेज हो गया या ट्रिप्सिन, तो ये खाने में जाती, ब्लड में तो नहीं जाती हैं। ऐसा सिस्टम, तो ऐसे ग्लैंड जिसका कि जूस ब्लड में ना गिर के और कहीं गिरे, उसको कहेंगे एक्सोक्राइन हार्मोनल सिस्टम। उसे क्या कहेंगे? उसको बहिःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। और जिसका ब्लड में गिर जाए, उसी पैंक्रियास में से इंसुलिन हमारे ब्लड में मिलता है, जो शुगर को तोड़ देता है और हमको एनर्जी देता है। तो पैंक्रियास जो है या अग्नाशय, वो हमारी
बॉडी का एक्सोक्राइन सिस्टम भी है और एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो हम दोनों सिस्टम को अलग अलग करें। एक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सृष्टि क्या है बोलो? सर जो ब्लड में ना जाता ठीक से बोलो। ब्लड में जाता है और So hormones directly mixes with blood. So hormone goes other than blood. ठीक है, false। तो ये हार्मोन क्या होंगे बोलो? हार्मोन mixes with blood। और जिस घड़े से गिरते हैं उस घड़े को ग्लैंड कहते हैं। मान लो इसमें जूस भरा है तो इसमें से गिर जाएगा कि नहीं ब्लड में? ये तो इस तरीके मान वो एक ग्लैंड है। ग्लैंड का मतलब थैली सी है, उसमें से लुढ़क जाएगा और ब्लड में जाके मिल जाएगा। ग्लैंड तो उसी को कहते हैं ना जिसमें कोई चीज़ भरी हो, कोई जूस और फिर धीरे से इसमें से निकल के ब्लड में चला जाए। हाँ, बाइल वो एक्सोक्राइन में आएगा। तो इस तरीके से एक एंडोक्राइन और एक क्या है? एक्सोक्राइन। सो दैट इज हार्मोन्स डज नॉट मिक्स टू ब्लड। अब इसमें दो सिस्टम है, एक CNS और एक PNS। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है कि जो बाहर का है दैट इज स्पेलिंग में HO होता है। हार्मोन। कहाँ पे लिखा? हार्मोनल। ओ लिखो, नहीं ओ लिखो इसमें। अभी देखो, सो एक पेरिफेरल है तो दो सिस्टम हो गए, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, इसमें कौन कौन आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन आ जाएगा, जिसको कि हम अलग से पढ़ेंगे, और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरीके का सिस्टम है। एक तो हमारे पास है ऑटोनॉमस सिस्टम और एक है वॉलंटरी सिस्टम। यानी हमारी बॉडी में नर्व्स हैं, अगर हमारी बॉडी में वो खुद कंट्रोल कर रही हैं, आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल कर रही हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल कर रही हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी गतिविधि हो रही है। लेकिन क्या आप उनको खुद रोक सकते हो क्या? या ब्लड के चलने को रोक सकते हो? सो उनका मूवमेंट, आप दौड़ रहे हो तो ज़्यादा तेज़ी से सर्कुलेशन होगा, हार्ट बीट ज़्यादा होगी, वो ऑटोनॉमस सिस्टम है। उसको क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब है स्वयं वो होता, मतलब इनवॉलंटरी एक्शन। और ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहते हैं बोलो? विसरल ऑर्गन्स। क्या कहते हैं? विसरल ऑर्गन्स विच डज नॉट वर्क एज पर योर व्हिम एंड फैंसी। जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य न करें, उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? विसरल ऑर्गन। जैसे कि हार्ट, ये विसरल ऑर्गन। तो दो तरीके के हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, एक है ऑटोनॉमस सिस्टम या इनवॉलंटरी सिस्टम, और दूसरा वॉलंटरी, जैसे हम हाथ उठा लेते हैं। तो ये कैसा है? वॉलंटरी सिस्टम। समझ में आई बात कि नहीं? एक लिखो ऑटोनॉमस सिस्टम और एक है वॉलंटरी। मान लीजिए अगर आपने आग देखी, ये देखो, और आग पर हाथ रखा, हाथ हटा लिया, तो एक है, और एक है कि यहाँ हाथ रखा इस पर और बात कर, ये ऑटोनॉमस। आप मतलब कुछ ऐसी चीजें हो गई कि जो एक आर्क बन जाएगी, रिफ्लेक्स आर्क, अपने आप ही माइंड में फीड है। तो हम उन सभी के बारे में देखेंगे कि एक्शन अपने आप हो जाएगा। जैसे आपकी आइरिस है, उस पर लाइट पड़ेगी तो उसका छोटा हो जाना, और डिम लाइट पड़े तो बड़ा हो जाना। क्या इसमें आप अतिरिक्त प्रयास करते हैं कि ये अपने आप हो जाता है? तो ये सारी चीज़ें कैसी होंगी? ऑटोनॉमस होंगी। सो ये तो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। फर्स्ट लेट अस नो व्हाट इज द नर्व सेल, फिर हम उसके आगे बढ़ें। सी, इसके बारे में कुछ चीजें आप पहले वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में होता है क्या?
हम जैसे चाहे वैसे मूव कर सकते हैं हैंड्स को, तो वो वॉलंटरी हुआ। जब जो चीज़ आप मूव कर सकते हो तो वो वॉलंटरी हुआ। जो चीज़ आप कर सकते हो इनवॉलंटरी लिख सकते हो, और इसमें भी सरल प्रॉब्लम्स आएंगे। चलिए अब एक एक करके देखें। इन सभी सिस्टम की द बेसिक यूनिट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन इज नर्व सेल और न्यूरॉन। अब लोगों की बेसिक यूनिट क्या है? नर्व सेल। द बेसिक फंक्शनल यूनिट फॉर नर्वस सिस्टम, क्योंकि वो नर्व से बनी है ना, इज नर्व सेल और न्यूरॉन। ये मिलियंस ऑफ नर्व्स का एक जाल है। देखो नाउ न्यूरॉन कैसे होगा? तो न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होगी, और इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले होंगे जो हमारे हाथ में फैले होंगे अलग अलग जगह पर। कहीं पर भी कुछ भी होगा तो उसको सेंस कर लेंगे। ये न्यूक्लियस है सेल बॉडी, ये मेन पार्ट है। इसके अलावा ये अब ये बहुत लंबा ये नर्व सेल है जो कि जाएगा बीच में, इसे एक्सॉन कहेंगे। इसको साइटॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? साइटॉन। साइटो मतलब सेल होता है ना, और इसी में डेंड्राइट है। तो ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस, ओके, सेल बॉडी का आ गया। सेल बॉडी जिसमें साइटोप्लाज्म भरा होगा और साथ में डेंड्राइट है। डेंड्राइट रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ये एंड हमारे हाथ में यहाँ पे होगा, ये वाला पूरा फैला होगा। कौन सा है? ये मतलब ये जो चीज है ना, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर ये यहाँ होगा, और ये दूसरा एंड ब्रेन की ओर जाता है। और बीच में यहाँ से पूरा जा रहा है, ये हाथ में ये हिस्सा। समझ में आ गई बात? क्योंकि इसका फैला होना जरूरी है ना, एक ही नर्व सारा काम कर ले, वो यहाँ से यहाँ मैसेज पहुँचाएगा और यहाँ से यहाँ। अब आगे देखिए, तो ये बीच के हिस्से को दिव्यांगी क्या बोला गया? एक्सॉन। अच्छा, एक्सॉन क्या होगा? इसको बीच में कवर की जरूरत है। जैसे तुम्हारे घर में कुछ भी वायर होते हैं तो क्या उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है? जितनी अच्छी कोटिंग वो वायर उतना मजबूत माना जाता है। हर वायर पे कोट होता है नहीं प्लास्टिक का, जितने भी वायर्स हैं। तो इसके भी ऊपर क्या होगा? नर्व तो डेलिकेट है, तो इसके ऊपर एक कोटिंग होगी, दैट इज एक सीट होगी, ये चली गई होगी। कौन सी? माइलिन सीट। हाँ, माइलिन सीट। सो MYELIN, MYELIN, माइलिन सीट। सीट का मतलब किसी के ऊपर एक तरीके की कोटिंग। जैसे कई बार लेदर चढ़वा देते हैं धागे पे, चेन होती है बैग पे, तो वो उसको सीट कहेंगे। जैसे चेन है भाई, आपके पास लेडीज पर्स है, उस पर एक चेन लोहे की है, लेकिन लोहे की ना रखकर अगर तुम उस पर एक कोटिंग करवा दो, सीट चढ़वा दो लेदर की, तो भाई वो सीट कहलाएगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ऐसे ही इस तार पर किसकी है? एक कोटिंग है, उसे माइलिन सीट कहेंगे। और इनके बीच में ये जो जगह हैं, इनको क्या कहोगे? नोड ऑफ रैनवियर। सो ये है नोड्स हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर। कहाँ पे? हर एक में उसको भी देख लेते हैं, ठीक है? और इसके एंड में क्या है? दैट इज नर्व एंडिंग। ये देखो, ये नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग। सो इस चीज को नर्व एंडिंग ही कहेंगे। तो नाउ सेल इज हैविंग क्या क्या पार्ट है? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। इसका कोई अलग से नाम नहीं है, मतलब सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड, और इसको क्या कहेंगे? एक्सॉन। साइटॉन आप हटा दें, समझ में? साइटॉन कहते हैं इसको, इन दोनों को मिला के आपको अलग से लिखना है, ठीक है? तो देखिए
यानी ये सेल है, और ये इसको साइटॉन बोल देते हैं, इसको डेंड्रॉन बोल देते हैं। सेल बॉडी, और ये तो ऐसे कुछ लोग बोलते हैं डेंड्रॉन, साइटॉन, एक्सॉन, ऐसा डेंड्राइट हो गया जो रूट्स हो गया, और साइटॉन सेल से बन गया, और एक्सॉन ऐसा भी याद किया जाता है। तो अभी हम देखते हैं, अगर मान लो नेट पे बताएगा ऐसा तो हम लोग भी कंफर्म कर लेंगे कि वही है, अदरवाइज बुक में जो लिखा है उसके हिसाब से। नाउ सी न्यूरॉन्स कंटेन, तो न्यूरॉन्स में क्या होगा, न्यूरॉन इज लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट भी कह सकते हो या लॉन्गेस्ट भी कह सकते हो, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी। इसमें वो सभी चीजें जो किसी सेल में होनी चाहिए। इट लुक्स लाइक इलेक्ट्रिक वायर एंड सो इट carries message in form of electrical impulse from one place to other quickly। जैसे इलेक्ट्रिक वायर की तरह काम भी कर रहा है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी दौड़ रही है। अभी जैसे तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी में आएगा तो एम्पियर वर्ड आया होगा, एम्पियर में इलेक्ट्रिसिटी, तो 0.001 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है जब किसी चीज़ को छू, तो वो उस करंट की वजह से वो यहाँ पहुँच जाए। सो इसमें जो मैसेज है वो किस फॉर्म में चलता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सो इट ट्रांसपोर्ट्स मैसेज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, ये विद्युत आवेग के रूप में किसी भी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करता है। सो इट ट्रांसपोर्ट मैसेज, कैसे करेगा मैसेज, फ्रॉम कहाँ पे बताओ, जहां से ये रिसीव करेगा, साइट ऑफ रिसेप्शन टू दैट इज ब्रेन, कहीं ना कहीं तो रिसीव करेगा ना, तो फ्रॉम साइट ऑफ स्टिमुली टू ब्रेन, इस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के माध्यम से ये पहुंचाता है ना, उसे नर्व इम्पल्स भी कहते हैं। इट हैज 3 पार्ट्स, न्यूरॉन या नर्व सेल हैज 3 पार्ट्स। Has that is cell body, dendrites and axon। अब देखो cell body contains cytoplasm, cell body contains cytoplasm and nucleus, or long and thin fibers are stretching out from the cell body, so a root, ठीक है, न्यूमरस, एक दो नहीं बल्कि कई, numerous root-like structures coming out from cell body, ठीक है, and these are present in periphery of our body। हमारी बॉडी में चारों तरफ से कहीं से स्टिमुली तो यही छुएगा ना, चाहे आग हो चाहे पानी हो। सो फ्रॉम सेल बॉडी दे एक्ट एज रिसेप्टर्स, ये मैसेज को रिसीव करते हैं, और जो रिसीव करेगा उसे क्या कहेंगे, रिसेप्टर्स। सो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, दीज रिसीव मैसेज फ्रॉम स्टिमुली, और उसे किस में कन्वर्ट करेंगे,
stimuli and convert into electric impulse। जो एक सेकंड के लिए करंट हो, झटके से चली और चल गई, फिर उसने दूसरा मैसेज किया, वो भी झटके से पीछे पीछे चला, वो लगातार करंट नहीं है, इम्पल्स बस एक जैसे फ्लैश सा चल दे, फिर पीछे से दूसरा फ्लैश चले, कंटिन्यूअस करंट नहीं होती। जैसे टच कर लिया तो अचानक करंट लगी ना, वो है इम्पल्स, ठीक है। एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिक इम्पल्स which moves from dendrite to cell body and from cell body to, that is nerve ending, which moves through cell body and then थ्रू एक्सॉन, अब ये एक्सॉन में चलेगा, एंड रीचेस टू नर्व। समटाइम्स दिस मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन नर्व टू अदर एंड। ऐसा भी हो सकता है कई बार यहाँ तक एक नर्व आई हो, दूसरी यहाँ से, तो वो भी हो, कनेक्ट नहीं होगा। अब वो हम आगे देखेंगे कि सिनेप्टोनीमल गैप क्या होता है, जैसा ये बता रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है, तो उसको अब हम लोग आगे देखेंगे। समझ में आ गई बात? तो वैसे अगर ये सीधा ब्रेन में भी जा सकती है, अगर सीधी एक नर्व है तो ब्रेन में चली जाएगी, और कई बार ये नर्व एंडिंग यहाँ ख़त्म हुई और यहाँ पर फिर दूसरी नर्व शुरू हुई, तो उसके डेंड्राइट्स यहाँ होंगे कि नहीं? तो ऐसे एक नर्व यहाँ से यहाँ तक है, तो मान लो वो यहाँ खत्म हो गई, उसके पीछे दूसरा होगा, तो वो हम अब अगला प्रोसीजर अगले फिगर में है। तो सम टाइम द मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन नर्व सेल टू अदर नर्व सेल, और उनके बीच में साइनैप्स, वो फिर जो साइनैप्स है फिर वो, हाँ बोलो। स्टिमुली यहाँ नहीं रहेंगे, स्टिमुली हीट है, ये गर्म चाय का प्याला है। हाँ, जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा, सो दैट एक्सेस टेम्परेचर या सडन चेंज एक इम्पल्स क्रिएट करता है, वो इलेक्ट्रिक शॉक है। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। ये हाँ, ऐसा हम आगे भी पढ़ेंगे। अगर मान लो एक तार समुद्र के ऊपर रखो और एक 10 मीटर नीचे रखो, उससे बल्ब जला सकते हो, ये अगला चैप्टर है तुम्हारे, कि सिर्फ टेम्परेचर, या एक बर्फ में डाल दो और एक खौलते पानी में और घर में लाइट जला लो। तुम्हारे पास अगर घर में बर्फ गिरते और लाइट चली गई है, ना जला और काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, अगले दिन एग्जाम है, तो ऐसा कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों को, ये इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ पर की जा सकती है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो वही चीज़ यहाँ है। जब तुम किसी, अभी तुम जैसे तुम बैठी हो और तुम्हारी बॉडी का 30 जो भी है 36 डिग्री टेम्परेचर है, जैसा भी कंफर्टेबल है, 38.7 डिग्री है, तो वो 38 डिग्री ना, कितना है ह्यूमन बॉडी? 37.5। तो उस अगर उसके आसपास का टेम्परेचर है तो कोई मैसेज नहीं क्रिएट होगा। एक अच्छा खासा 10 डिग्री 20 डिग्री या 100 डिग्री को छू लो तो अचानक उतनी तेज इम्पल्स आएगा, झटका होगा, ये हाथ हट जाएगा। तो जितना डिफरेंस होगा उसके हिसाब से तेज इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होगा। या ऐसे ही ठंडी चीज़ को भी छू लोगे, ठंडे में तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 को छूओगे, 36 से 0 का, लेकिन हॉटनेस की कोई वो नहीं है लिमिट। ठंडे को छूने में तो उतना नहीं इम्पल्स क्रिएट होता, टेम्परेचर डिफरेंस में इम्पल्स है। तुमने कभी कभी लोहे को छू लेते, इतना गर्म लोहा होता है, तो ऐसे केस में फिर बहुत ज़्यादा इम्पल्स क्रिएट हो जाएगा, तो उससे तुरंत हाथ हट जाएगा, आपको लगेगा कि यस। सो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। तो उसने मैसेज रिसीव किया स्टिमुली से, स्टिमुली तुम्हारी बॉडी के बाहर है, जैसा नेहा ने बताया कि एनीथिंग इन द इन्वायरमेंट टू विच वी रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुली। यही बताया कि नहीं? तो वो कुछ भी हो सकता है, एनी हॉट ऑब्जेक्ट हो सकता है, वाटर हो सकता है, या ऐसे कोई भी हो गया कि पैर में कांटा चुभ गया, कुछ भी हो सकता है। तो एनीथिंग, तो उससे हमारी बॉडी में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा और वो ट्रांसपोर्ट होगा, तो अब वो नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा। वो हो सकता है वो नर्व एंडिंग माइंड में ही खुलती हो, और हो सकता है कि उसके पीछे दूसरी नर्व सेल है, ट्रेन बनी हो नर्व सेल की, तो उसको देना पड़ेगा ना। उस प्रोसीजर को हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो हमने क्या बताया? रीचेस टू नर्व एंडिंग एंड समटाइम्स द मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन नर्व सेल टू
अदर नर्व सेल। कंटिन्यूटी तो बनाई रखनी पड़ेगी ना, ब्रेन तक तो मैसेज पहुंचाना। एक पोस्टमैन यहाँ तक लेके आया, बोला भैया हम थक गए, वहाँ दूसरा खड़ा था, लो हमको तो हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैराथन की दौड़ नहीं होती कि एक मशाल देता है दूसरे को तो वो लेके आगे बढ़ जाता है, तो सब तो एक ही को तो नहीं दौड़ना होता है, वैसे ही इसमें भी। तो इस तरीके से sometime this message Now the numerous mouse-like structures coming out from cerebral dendrites. यही है dendrites, ठीक है, is transferred from one nerve cell to other nerve cell। तो इस तरीके से ये मैसेज एक से दूसरे में ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए नर्व इंपल्स एक देख लें तो फिर हमें आइडिया लगे कुछ। बंद कर दें। Okay, now nerve impulse। So how does the pain you experience when you burn your hand result so quickly in an action by your muscles? Many animals respond to environmental stimuli using specialized cells called neurons. A stimulus is detected by sensory receptors, and the body responds through motor effectors. These cells working together allow you to respond very quickly to an interneuron in your central nervous system. From there, a motor neuron sends a response from your central nervous system to the skeletal muscles in your arm, causing them to contract जो and सेंस pull your करता है hand उसका away. नाम क्या कहता है? The physical process of neuron. देखो, जो किसी चीज को सेंस कर ले उसको क्या कहेंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर बीच में एक इंटर न्यूरॉन है या रिले न्यूरॉन है, इसे क्या कहेंगे? भाई एक यहाँ आया और बीच में एक रिले रेस होती है कि नहीं, वो मसाल लेके उसको दे देगा तो रिले रेस है। तो उस तरीके से ये रिले न्यूरॉन है, इसको क्या कहेंगे? रिले न्यूरॉन से फिर एक वो रिले न्यूरॉन है, फिर उसने जब मैसेज दिया तो स्पाइनल कॉर्ड से ही मैसेज आ गया। स्पाइनल कॉर्ड से सुन लीजिए, स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज आ गया, यहाँ तक मैसेज पहुंचा, स्पाइन ने मैसेज दे दिया मोटर न्यूरॉन को, मसल सेल को, यहाँ तक कि अरे वो आग वहाँ पर है, हाथ हटाओ, तो ये यहाँ पर आया मसल न्यूरॉन। और फिर इसने क्या किया, मसल को आदेश दिया तुम सिकुड़ जाओ। क्या आदेश दिया? ऐसे सिकुड़ जाओ, श्रिंक हो जाओ। तो फिर ये हाथ जो था ये उठ गया। और फिर जब इसने स्पाइन ने खुद निर्णय ले लिया, फिर उसने बाद में एक लिखित चिट्ठी लिखी माइंड को कि एक आग आई थी और हमने हाथ उठा लिया, सर क्या हमने ठीक किया? बहुत अच्छा किया, तुम ऐसे ही करते रहना, मैं तुमको आई एम गिविंग यू, डेलीगेटिंग यू द पावर, यू डू सो इन फ्यूचर। उसने कहा ओके सर। अब वो रेगुलेट हो गया। यानी अब उसके लिए एक होता है, दो चीजें हैं, देखो हाँ ये आग है, हमें हाथ हटा लेना चाहिए, इससे मेरे हाथ में दर्द होगा और जल भी सकता। थिंकिंग इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, हर चीज में थिंकिंग नहीं लगती है। सो द वर्क विच इज एग्जीक्यूटेड विदाउट थिंकिंग, जिस काम में ब्रेन इन्वॉल्व ना हो उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। लेटर ऑन द सेम इज, वो क्या होगा, इंटीमेटेड टू ब्रेन एंड द, वो जो भी आदेश है वो उसको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। ब्रेन कहेगा ठीक है हमने तुम्हें रेगुलराइज कर दिया, जो तुमने क्या अच्छा किया, हमें तुम पे विश्वास है। बात समझ में आ गई? तो ऐसा भी होता है। तो वो हम आगे देखेंगे। जो यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन है, न्यूरॉन के 3 प्रकार हम अलग देखेंगे। अभी तो सिंगल न्यूरॉन के 3 टाइप्स देख रहे हैं, फिर बाद में हम देखेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कितने होते हैं। तो दैट इज सेंसरी, जो सेंस करे। फिर जो स्पाइन के अंदर हो वो रिले न्यूरॉन, और स्पाइन से जो निकले और मोटर का काम करे यानी एग्जीक्यूट करा दे, उसको कहेंगे मोटर न्यूरॉन। वो बात अलग है ना। लेकिन हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए, इम्पल्स क्या होता है, हम तो वही देख रहे हैं ना। सो लेट अस सी व्हाट इज इम्पल्स। ये देखो ये मसल सेल दिखाई गई कि नहीं?
तो ये मसल को ये आदेश दे रहा है कि तुम सिकुड़ जाओ, और ये किसी चीज को टच किया, सेंसरी न्यूरॉन नहीं, हाथ से जैसे कोई चीज छुआ नहीं, वो तो अलग एक्शन है. लेट अस A motor neuron's process of neural electrical potential of the membrane impulse. Ions outside of this things open the strength down the length of the axon. The action potential travels. ये देखो, Action potentials are all or none electrical impulses that maintain their amplitude and strength down the length of the axon. ये ऐसे जाता है. The इस चीज action को बाद में potential देखो. travels membrane depolarizing the membrane. For the neuron to fire passes to another cell at a cellular connection called a synapse. चल, सिनेप्स के बारे में The बात space करेंगे. between the और presynaptic आपको इतना तो पता चल गया, एक और चीज देख लें. ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन. ये देखो, इंपल्स देख रहे हो, ये है इंपल्स. बहुत फास्ट चलता है. ठीक है, समझ में आया? ऐसे ये क्या हो रहा है? वो पिछला वीडियो चल रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है. दो वीडियो चल रहे हैं. लेकिन आप ये देख रहे हो ना कैसे इंपल्स चल रहा है. So we have seen, और ये नेटवर्क भी देख लिया ब्रेन में किस तरीके का है. चलो अब हम आगे देखेंगे. सबसे पहले अपनी बात पूरी करना है. अभी ओके, नाउ अब अदर पार्ट क्या है बोलो. इसके बाद आपने सेल बॉडी देख ली, डेंड्राइट देख ली, अब तीसरी चीज क्या है? एक्सॉन. डेंड्राइट का मतलब है विच इज रूट लाइक स्ट्रक्चर एंड इट रिसीव्स. ये क्या करता है? रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम स्टिमुली. तो ये एक तरीके से सेंसर है या रिसेप्टर है. समझ में आई बात कि नहीं? तो इनके बारे में आएगा कुछ नहीं क्योंकि 9th में आ चुका है, फिर भी कंटिन्यूटी के लिए हमें फिर से बताना पड़ेगा. इसके आगे से आएगा. अब देखो एक्सॉन क्या होता है. सो द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी, द लॉन्गेस्ट फाइबर अटैच्ड टू सेल बॉडी. ठीक है, ऑन द सेल बॉडी भी लिख सकते हो क्योंकि वो उसी सेल बॉडी पर ही है. ऑन द सेल बॉडी इज एक्सॉन. ये एक्सॉन है जो किससे कोटेड है. ठीक है, इट हैज ए प्रोटेक्टिव एंड इंसुलेटिंग कवर. इट हैज, बात ना करें, प्रोटेक्टिव एंड इंसुलेटिंग. इंसुलेटिंग की क्या जरूरत है बताओ? क्या इलेक्ट्रिसिटी है? अगर मान लो वो इंसुलेट ना हुआ तो वो सारी इलेक्ट्रिसिटी पूरी बॉडी में चली जाएगी, वो माइंड पे पहुंच ही नहीं पाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को तो इंसुलेशन चाहिए ना, कवर. और कवर ना करो और सोचो बिजली ऐसे ही दौड़ती रहे, सब लीक हो जाएगी कमरे में. समझ आ रही की बात की नहीं? तो इट हैज प्रोटेक्टिव एंड इंसुलेटिंग शीथ. शीथ का क्या मतलब होता है? कवर, कवर या कोटिंग, जो कि सब इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है. कॉल्ड माइलिन शीथ, जो इसको मजबूती भी प्रदान करता है. कॉल्ड माइलिन शीथ. ओके, सो एक्सॉन एंड्स एट नर्व एंडिंग. नर्व एंडिंग. ओपन होता है सेल बॉडी से और एंड कहाँ होता है? एट नर्व एंडिंग. इतनी बात है. नाउ डेंड्राइट पिक्स अप द नर्व इंपल्स. ठीक है, हाउएवर एक्सॉन नर्व एंडिंग हैंड्स ओवर द नर्व इंपल्स. सुनो जरा. डेंड्राइट पिक्स अप द नर्व इंपल्स फ्रॉम स्टिमुली. हाउएवर नर्व एंडिंग ऑफ एक्सॉन, वो एक्सॉन का ही तो हिस्सा है, ये पूरा एक्सॉन ही है, यहाँ तक एक्सॉन ही समझो. हाउएवर एक्सॉन हैंड्स ओवर द नर्व इंपल्स आइदर टू अदर सेल और टू ब्रेन. कोई बात को
dendrite picks up signal, बात ना करें, in the form of nerve impulse. जब फैन बंद करना हो बता देना इसका, ठीक है बेटा? अच्छा ठीक है, तो थोड़ा कम कर लो, 1 नंबर कर लो। सर ये वाला फैन है ना हमारा। हाँ, ये फैन आपकी तरफ कर देते हैं, भाई सबका ध्यान रखो। ये सही है? कम से नहीं सर, भाई सर मेरे से आगे आ जाओ, हम क्यों जाए अपनी जगह पर? गर्मी तुझे लग रही है तो बैठ रहा ना। आगे आ एसी से नहीं काम बन रहा है क्या? एसी हम एसी कर देते हैं, तुम्हारे तब और ठंडा कर देते हैं। पंखा बंद कर दो, तो एसी उसकी फैन की पोजीशन भी उसकी तरफ नहीं है, वो सीएच पे हवा जा रही है। ओके ओके, वो तो सही है। चलो फैन एक बार बंद करो। मुंह पर सारी हवा। एकदम हाँ, मैंने शायद ये वाली बात की है। अर्थ में जैसे तुम लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन ग्रो करती है, हमारा वैसा बेटे हम हाइड्रोजन इनहेल कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड भी इनहेल कर सकते हैं। वाटर नहीं, अरे फिर से बोलो तो मेरा बस उधर नहीं करना, आगे पीछे कर लेना, थोड़ा तुम्हें आगे। चलो, dendrite picks up the signal in form of nerve impulse and, ठीक है, ये नर्व इम्पल्स से सिग्नल लेगा and nerve ending of axon and shower it to other nerve cells and एक ही बात है, जैसे हमने लिख दिया था ना, नर्व इम्पल्स है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यहाँ लिख लो। क्योंकि नर्व से चल रहा है इसलिए नर्व इम्पल्स है, बुक में दोनों लिखा है। एंड नर्व एंडिंग, और वहां देखो नर्व एंडिंग ऑफ एक्सॉन, ठीक है, क्या करेगा बताओ? हैंड्स इट ओवर to other nerve cell, to dendrite of other nerve cell, dendrite of, ये देखो, अब आगे की बात है। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आ गई कि यहाँ से मैसेज चलेगा, और मैसेज चलेगा, यहाँ से आया पहले मैसेज, और फिर यहाँ गया, और फिर कहाँ गया, और फिर कहाँ गया, यहाँ तक गया। अब देखो यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये नर्व एंडिंग है, तो नर्व एंडिंग ऐसे है, और इसके दूसरी तरफ ये डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट जूम करके अभी दिखा रहे हैं, ये डेंड्राइट का जाल है, और ये सेल बॉडी है डेंड्राइट। ये क्या दिखाया गया? दिस इज नर्व एंडिंग और दिस इज एंड ये, और इसके बीच में सिनेप्टोनीमल गैप या साइनैप्स, सो दिस इज नर्व एंडिंग। अब तुम उसी से स्विच ही से खेल रहे हो, इधर भी तो ध्यान दो। नर्व एंडिंग हो गई, ठीक है। अब इधर देखो, ये क्या है बताओ? दिस इज डेंड्राइट, डेंड्राइट है ना दूसरे का, इसी क्रम में तो रहेगा। अब क्या यहाँ देखो, देख लो, तो यहाँ पर क्या होगा? दूसरा सेल नहीं आएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा?
फिर यहाँ पे ये जाल होगा, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। और इसके बीच में साइनैप्स, यही, और इसके बीच का जो गैप है वही साइनैप्स है, और ये डेंड्राइट है। साइनैप्स ही बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि This साइनैप्स is- के अलावा सर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, हमें क्या लेना देना, हमें उसको यहाँ पर बोलने से भी कोई फायदा नहीं। सर ये गैप होना जरूरी क्यों होता है? अब हम देखें, उसका फंक्शन भी सर अभी हम ये देख लें, पूरा नाम क्या है? सिनेप्टिक सिनेप्टोनीमल गैप। अभी तुम ये भी बोलने लग जाओ कि वो नीचे वाले मोची ने भी कुछ सिखाया, सामने ट्रक जा रही थी, ड्राइवर भी निकल गया बेचारा। ठीक है, ऐसे हमें क्या लेना, हम लोगों ने पढ़ना। चलो, यहाँ तक बात हो गई। नाउ हाउ द मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन नर्व सेल टू अदर नर्व सेल, इसकी बात। हाउ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैसेज की स्पेलिंग बताओ कोई। MA, तो कई जगह में गलत लिखा, उसे ठीक करो। सही तो है, ठीक है, मैसेज, हाउ द मैसेज इज ट्रांसपोर्टेड from one nerve cell to other nerve cell, other nerve cell. अब जरा देखो, so when message comes at the end of nerve ending in form of electrical impulse, then it releases neurotransmitter which are chemical particles, which are chemicals. ये क्या रिलीज करता है? यहाँ तक तो करंट आई, यहाँ तक क्या आई? इलेक्ट्रिसिटी आई, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बाद यहाँ तक, यहाँ से आगे नहीं जा सकती, कंटिन्यूटी नहीं ना, तार टूट गया है। तो यहाँ से इसने क्या रिलीज किया? न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, यहाँ पर इसके पास रिसेप्टर्स हैं, अलग अलग तरीके के रिसेप्टर हैं, ये इसमें बैठ जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या करता है, ये रिसेप्टर है, देख लो, कभी कभी ये ट्रायंगुलर न्यूरोट्रांसमीटर भी छोड़ सकता है। तो ऐसा होगा तो उसके पास ट्रायंगुलर रिसेप्टर्स हैं, तो ये जान जाता है कि आग का मैसेज है कि पानी का। इसके पास 20 तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, वो सब मैसेज दे देगा कि वहाँ कौन सा स्टिमुली है। सो देयर आर वेरियस रिसेप्टर्स, अभी हम देखेंगे वीडियो में, देयर आर वेरियस रिसेप्टर्स एट द डेंड्राइटिक एंड। So whatever is the neurotransmitter is type of neurotransmitter released by nerve ending is correctly detected by the receptor present at the dendritic end, and again it is converted into electrical impulse and the movement carry on. So केमिकल का नाम बताओ। न्यूरोट्रांसमीटर, उनका नाम क्या है? यहाँ तक इम्पल्स आया और उसके बाद क्या है, बोलो। चलो इस बात को लिखें। सर अगर कुछ मतलब हमने कोई ऐसी वस्तु छुई है जो एकदम नहीं है, पहले कभी छुई हाँ, तो ऐसी चीज अगर जो भी है, मैसेज जो उसके आसपास का होगा वो भेजा जाएगा। फिर इसके अलावा आइस कुछ मैसेज भेजेंगी, तो उन सबको वो संग्रहित करेगा कि तुमने हिस की आवाज सुनी और तुम्हें गुलगुला गुलगुला लगा, वो जीभ लपलपा रहा। तो अब वो ब्रेन सोचेगा ये क्या चीज हो सकती है, क्या तुमने देखी है, तो वो कंक्लूड करेगा हाँ ये सांप है, बस। फिर बोलेगा कि उसे छोड़ दो, उसको उल्टा कर दो। अब जब तेलंगाना का ड्राइवर, अभी मैम गई थी 4 दिन की, बोला हमारे जब खास मौके आते हैं तो हम लोग सांप का जूस पीते हैं। बोला हमारे यहाँ तो ये चलता है। चलो, हाउ द मैसेज इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन नर्व सेल टू अदर नर्व सेल। सुनो, अब अपनी बुक में देखो कि क्या ये फिगर यही बता रहा है न्यूरोट्रांसमीटर का, यहाँ कि कैसे मैसेज जाता है, ये वाला ये फिगर बना है। अभी देखो, अभी सब चीज पता चलेगी धीरे धीरे, तो चीजें कुछ छूट नहीं पाएंगी, सब पता चलेंगी। ये देखो,
जो आपको बताया गया है उसको सर आपने सच में इसी का टेम्परेचर कम कर दिया? नहीं हमने आपने बोला ही नहीं तो हम कम कहाँ से करेंगे। नहीं बढ़ाना है। हाँ, थोड़ा यार अब तो ठीक है, छोड़ दो ना। चलो ये देखो अभी ठीक है। भाई एक वो जब हमारे 26 तुमको मालूम है आज तो 15 अगस्त आई है, 26 ऐसे जवान थे जिनके हाथ में बंदूक थी और ताने हुए जम गए। वो जम गए थे। हाँ। तो ये ऐसी ही क्लास बन जाएगी सब लोग यहाँ जमे हुए बैठे हैं। लोग कहेंगे- फिर बाहर से लोग देखने आएंगे कहेंगे कितने पढ़ाकू लड़के लड़के बोल नहीं भाई चमेंगे ठंडी रात है। ये तो बहुत पढ़ने वाले भी कुछ नहीं वही जमे तो मर गए। ये देखो न्यूरोट्रांसमीटर ये देखो ये साइनेप्स अब यहाँ से गया उसने रिसीव कर लिया समझ में आई। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये देखो तो वो मतलब उसका था एक्सॉन सो डेंड्रॉन उसका नर्व एंडिंग था ना ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू सिनेप्स। अभी बंद करते हैं। ये देखो तो ऐसा दिखाया गया है कि कैसे मैसेज पहुंचता है। ये देखो Let us see the transmission of nerve impulse across a synapse. When an action potential reaches the axon terminal, voltage-gated calcium channel तो इस चीज को कहते हैं ये देखो Neurons communicate with each other, relaying messages throughout your body and powering all of your thoughts and actions. Neurons talk to each other using both electrical and chemical signals. Messages start as electrical signals traveling rapidly down a neuron. These signals are called action potentials. When they reach the gap between two neurons, the messages need some help to get across. ये देखो The information is transformed from an action potential into a chemical message, which crosses the gap called a synapse. The release of those chemical messengers can trigger an action potential in the neuron on the other side of the synapse, conveying the message onward. Or it can quiet the message. इसका नाम इसको This कहते हैं happens केमिकल over and over मैसेंजर। and over. And with repeated activity, the synapse gets stronger, so the next message is more likely to get through. That way, neurons learn to pass on important messages and ignore the rest. This is how our brains learn and adapt to an ever-changing world. चलो अब हम इस चीज को लिखें इतना समझ में आ गया। So when message reaches at the end of nerve cell in the form of electrical impulse, यही तो होता है। तब क्या होता होगा? When message reaches to nerve ending, in form of electrical impulse, ठीक है। Now it cannot be passed, be transmitted to other nerve cell, to डेंड्रॉन या डेंड्राइट ऑफ अदर नर्व सेल, उसको नहीं पास किया जा सकता। डेंड्राइट ऑफ अदर नर्व सेल इन सेम फॉर्म, उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स के तौर पर पेश किया जा सकता है, फॉर्म नहीं किया जा सकता एज देयर इज ए गैप, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या है गैप, तो बिजली तो नहीं चल सकती, तार टूटा होगा तो। इन सेम फॉर्म एज देयर इज अ गैप बिटवीन, किसके किसके बीच गैप है, बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ one cell, one nerve cell and dendrite of other nerve cell. This gap is called synapse.
गैप इज कॉल्ड सिनेप्स। आप सिंपली इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना भी बना देंगे तो सिनेप्स की बात हो जाएगी। बस यहाँ डेंड्राइट लिख दिया और दोनों चीजें यहाँ से जा रहा है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है और ये इधर मूवमेंट दिखा दे। और बहुत नहीं, एक डॉट ही दिखाएं, वो आपके समझ रहे हैं, ये इसके रिसेप्टर्स हैं। बात समझ आ गई? इतना ही दिखाना है। यहाँ से गया ये, इट इज कॉल्ड सिनेप। अब क्या होगा? नर्व एंडिंग रिलीजेस chemical messenger known as neurotransmitter. Nerve ending releases chemical messenger, ठीक है, called neurotransmitter, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सिग्नल। एक ही टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर थोड़ी ना भेजेगी, कौन सा सिग्नल है वैसा ही तो न्यूरोट्रांसमीटर वो भेजेगी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सिग्नल, टाइप ऑफ signal. The same chemicals are received by the receptors present बिल्कुल सही है। So एक ऑर्गन से एटलीस्ट 2 न्यूरॉन तो कनेक्टेड होंगे ही ब्रेन में। बहुत सारे न्यूरॉन का तो जाल है हमारी बॉडी में, एक ऑर्गन से 2 नहीं, बहुत ज्यादा न्यूरॉन से पूरा नर्व का जाल है, ठीक है। सो द सेम, वास्तव में जब हमारी नर्व्स डाउन हो जाती हैं तो फिर हम क्या करते हैं, मसाज करते हैं, तो नर्व्स को अल्टीमेटली क्या होता है, मैसेज पहुंचेगा कि ये पार्ट पैरालाइज हो रहा है, तो नर्व्स काम करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वहीं से तो मोटर है। तो मोटर न्यूरॉन भी नहीं देखा था आपने, एक होता है कि पहले होता है कि सेंसरी न्यूरॉन, फिर बीच में रिले न्यूरॉन और मोटर, तभी तो हाथ उठेगा। तो वो मसाज से क्या होता है कि वो जो न्यूरॉन सोए पड़े हैं या कहीं पर उनमें कुछ नहीं हो रहा है, दब गए हैं, किसी वजह से होता है, तो फिर वो ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से द सेम इज रिसीव्ड बाय, अब वो कौन रिसीव करेगा, द सेम केमिकल इज रिसीव्ड बाय डेंड्राइट ऑफ अदर नर्व सेल, और फिर क्या होगा, एंड कन्वर्टेड इनटू, और किसमें कन्वर्टेड इनटू सिमिलर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, बिल्कुल वैसा ही। हाँ बोलिए। लाइन है उसमें दिस गैस होगी क्या? गैप होगा, गैस नहीं होगा। सो एंड कन्वर्टेड इनटू सिमिलर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और फिर जब इसे बदल दिया जाएगा, which moves ahead, which continues to move ahead up to brain, continues to move ahead up to brain। तो इस तरीके से हमने सिनेप्स के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट पेज पर आइए। सर ये जो 4th लास्ट लाइन है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर के बाद ऑन द बेसिस वाली जो लाइन है किसके साथ है? मतलब वो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा ये वाला, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल रिसीव, जो सिग्नल है, क्या है बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सिग्नल, इसी के साथ ही है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सिग्नल। हाँ, मतलब कि जो तुमने आग छुआ है कि पानी छुआ है, तो वैसा ही न्यूरोट्रांसमीटर हर एक टाइम पे एक ही नहीं रिसीव करेगा कि कुछ छुआ है, ऐसा नहीं होगा। वो पता चल जाएगा माइंड को क्या छुआ है, गर्म है कि ठंडा है कि पानी है, उसी। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सिग्नल रिसीव्ड भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, स्टिमुली भी लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी स्टिमुली है ना, इन कॉन्टैक्ट with which we interact,
अपने आप से सेंटेंस बना लो, विद विच वी इंटरेक्ट। So, हाँ, अगर हमारे सामने मरकरी है, हमने उसे छुआ है, क्या है? मरकरी, मरकरी छू लो। हाँ समझ लीजिए, या फिर समझ लीजिए मैग्नीशियम या कोई केमिकल एलिमेंट छू लिया है, तो फिर हमारा ब्रेन उसे कैसे वैसे नहीं कर पाएगा। हमारी बॉडी में बहुत सारे 5 सेंसर्स हैं। कोई देखेगा, फिर उसे चमकता हुआ दिखेगा, छुओगे भी, तो वो सारे सेंसर्स एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर उसके बेसिस पे एनालाइज किया जाता है। आप ये ना सोचो कि अगर किसी का आइज नहीं तो अंधे के लिए एक सेंस बेकार है, तो उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा। सारे सेंसर्स सपोर्ट करते हैं तब तो कुछ होगा ना। तो आँख देखेगी, हाथ छुएगा, तो फिर हम आगे, हमारे लिए वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, नहीं तो अब देखो, नाउ रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? देखो, अब जरा देखिए कि so at certain time you are saying you used to say others that I have put my hand reflexly or my body has jerked in front side reflexly। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन है जो विदाउट थिंकिंग हो। थिंकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अभी मैं तुमसे कहूँ सोचो, बताओ जल्दी, सर इतनी जल्दी सोची नहीं, सोचने तो दो, नहीं जल्दी बताओ, सोच चुकी हो, सोच सब सोच रहे, ऐसा तो हम सोच भी नहीं पाएंगे। तो सोचना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इतनी जल्दी नहीं होता है कि हमने बोला रिस्पॉन्स तो हो जाता है। तो जब तुम किसी को देखते हो, ब्रेक लगा देते तो सोचते नहीं हो आई ये लड़का मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये लड़का देखते ही ब्रेक लग जाता है। देखिए, हमारे तो many of our actions are volunteer actions, ठीक है, it is balanced, so many of actions we do, ठीक है, pass through the thoughtful process। हमारे जो actions किस तरीके के हैं? so thinking is a complex process। अब जरा देखो तो, but at the time of emergency we bypass the thinking process and we act or respond instantly। Such actions are called reflex action। अगर हम बाईपास कर दें थिंकिंग प्रोसेस को, तभी जल्दी एक्शन ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। तो लिखो इस बात को कि देखिए, थिंकिंग is a complex process and it takes time। to execute thoughtful response। अगर आप thoughtful response करना चाहते हो तो उसमें समय लगेगा। to thoughtful response at the time of emergency, at the time of emergency we bypass the thinking process and take actions instantly for benefit of our body or survival of our body। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? so at the time of emergency we bypass। कई बार बाईपास रोड भी तो होती है कि उससे हट के हम वहां से न जाके सीधे चले जाए, तो कहते हैं बाईपास रोड बन गई। वी बाईपास द थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली। हम इंस्टेंटली टू स्टिमुली को करते हैं रिस्पॉन्ड, इंस्टेंटली टू सम स्टिमुली, ठीक है। सो दिस एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन।
This is called now. अब देखिए, the simplest form of response in the nervous system is reflex action. और अगर लड़का कप प्लेट नहीं छोड़ रहा है तो समझो वो थॉटफुल प्रोसेस से गुजर रहा है कि भाई नहीं मम्मी मारेगी, नहीं छोड़ना चाहिए, धीरे से रख दो, रख ही देना ठीक रहेगा, रख देगा वो. सो द सिंपलेस्ट ठीक है, फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम is reflex action. The reflex action is one which we perform automatically. इसलिए ये autonomous में, इसमें thought नहीं है ना, जो thinking से होता है वो voluntary actions होता है, हाथ उठाना चलना. So this is the action which we perform automatically. This is the action. ये बिल्कुल उसी तरीके से, हाथ का गर्म पानी से उठ जाना उसी तरीके से है जैसा कि आइरिस का ब्राइट लाइट में छोटे हो जाए, प्यूपिल का ब्राइट लाइट में छोटे हो जाना जैसे होता है. इन द सिमिलर मैनर अगर आप कहीं हाथ रखते हो उठ जाना, वो वही है. तो जो नेक के नीचे के रिस्पॉन्स है, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, उसको स्पाइनल कॉर्ड गवर्न करता है, और जो नेक से ऊपर के हैं, ब्रेन का एक सेगमेंट है, उसको हम बाद में देखेंगे कि कौन सा हिस्सा है जो रिफ्लेक्स एक्शन को, आंख से क्या, जैसे प्यूपिल नेक के ऊपर की चीज है तो वहां की नर्व नीचे नहीं जाएगी स्पाइन से मैसेज लेने, यहीं के कुछ होना चाहिए कि जल्दी से प्यूपिल कम हो जाए. तो रिफ्लेक्स एक्शन नेक के ऊपर का है तो उस पर स्पाइन का दखल नहीं, लेकिन हाथ अगर तुमने हटाया है तो स्पाइन से ही मोटर न्यूरॉन चली गई और उसने क्या किया, उसको हटवा दिया. समझ में आ गई बात. और फिर ब्रेन से पूछ लिया कि सर मैंने ऐसा ऐसा किया, ठीक तो किया है ना, बिल्कुल अच्छा काम किया, ये चीज ठीक है. अब नेक के ऊपर का है तो ब्रेन में एक सेगमेंट है, वो हम ब्रेन जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे. नाउ दिस इज द एक्शन which we perform automatically, which we perform अब देखो now, so moving our hand instantly by touching a hot pot accidentally is a reflex action. कुछ ऐसे है. सो मूविंग हैंड अवे आफ्टर टचिंग हॉट पॉट, नेक्स्ट इज द चेंजिंग ऑफ प्यूपिल साइज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ लाइट. Change in size of pupil due to variation of light. ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन है. It is automatic response to stimulus. ये क्या है कि we perform automatically, और किसके लिए करते हैं, to stimulus क्या, तो स्टिमुलस के लिए करते हैं. अब देखिए जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, इस बात को देखें. सो आवर बॉडी हैज 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स. पहले हम नर्व्स के बारे में जान लें, फिर हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जानेंगे. थोड़ा तो आप समझ गए हो ना. अभी एक्शन होता कैसे उसको जानने के लिए हम सीखें 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स. पहले नर्व्स के 3 पार्ट्स सीखे थे, अब हम क्या सीखेंगे कि कितने तरीके के नर्व्स होते हैं. सो टाइप्स ऑफ नर्व्स. सो नर्व्स आर ऑफ 3 टाइप्स. कौन कौन से होंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स,
नेक्स्ट इज मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स। देखिए, जो किसी चीज को सेंस कर रहे हैं उन्हें सेंसरी न्यूरॉन्स कहा जाएगा। ओके, देखो मान लीजिए कि ये कोई हॉट पॉट है और इसमें हमने इसको गलती से छू लिया है। ओके, नाउ समझ से ड्राइंग है। नहीं, ये जो बुक में ही है वही। इस तरीके से आपने देखा कि ऐसे छूने के बाद फिर क्या होगा? देखो अब ये देखो अब इसमें से अगर इसमें से कुछ हीट निकल रही है तो हमारा एक न्यूरॉन ये है और ये सेंसरी न्यूरॉन जो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। सो ये सेंसरी न्यूरॉन जा रहा है और इट विल गो अप टू स्पाइन तक जाएगा। तो स्पाइन जो है, ये देखो स्पाइनल कॉर्ड, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट बोन्स हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ से ये अलग अलग पार्ट्स हैं जिसमें ये दिखाया गया है, इनमें से नर्व्स जाती हैं और यहाँ से निकलेगी। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, इनमें से ये फ्लेक्सिबल है, इनमें से होकर के अंदर कॉइल अप होकर यहाँ निकलेंगी। ये देखो स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ से निकलेंगी। तो ऐसा ही सभी में सेक्शन है, सब तरफ से जाएंगी। These are the ends through which nerve enters. इन्हीं सब में से इंटर कर जाएंगे। ये नर्व इन सब में इंटर करेंगे, ये तो लकड़ी का बनाया हुआ है। सो इन सब में इंटर करेंगे और फिर यहाँ से किस पे चली जाएंगी, ब्रेन में चली जाएंगी। तो ये नेक है, नेक में दर्द होगा तो समझो तुम्हारी जितनी भी थिंकिंग प्रोसेस है, क्योंकि सारी नर्व्स यहीं से जा रही हैं, तो इतना ज़्यादा पेन होगा फिर आदमी सोच नहीं सकेगा। क्योंकि कुछ लोग झुक के लिखते हैं, कुछ कैसे करते हैं। जो नेक का इरेक्ट होने का पोस्चर है उससे क्या होगा, कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। इसकी स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि जो ज़्यादा झुक के लिखते हैं, फिर इनके बीच में, क्योंकि 4.5 किलो का तो सर है ही है, तो इस तरह भाई जितने का भी हो, तो ज़्यादा ब्रेन होगा तो कहो 4 किलो 700 ग्राम भी हो, लेकिन फिर भी यहाँ से उसमें इंटर करना, ठीक है। तो अब हम देखें तो स्पाइन में भी जाएगी। तो क्या आपकी बुक में स्पाइन का फिगर बना है? चेक करो। नाउ सी दैट, नाउ दिस इज स्पाइन। स्पाइन में किस तरीके से होगा कि ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। और फिर स्पाइन में ये दिखाया गया है कि यहाँ से नर्व जाती है। वी हैव नो सच इशू, इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे, स्पाइन को बाद में पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। इधर से कुछ आएगा, इधर से क्या आएगा। एंड व्हेन इट एंटर्स, ये बीच का जो है पार्ट, ठीक है। नाउ कह रही कि वो बोन मैरो बोल रही ना, तो जैसा साक्षी ने बताया कि इट एंटर्स इनटू बोन मैरो, बहुत बड़ी बात है। ये बोन मैरो में आया, देखो इसके बाद यहाँ तक आ गया। तो यहाँ से जो मैसेज आया है, आप बताइए इसमें, अगर आपको ये हाथ में ठीक नहीं लग रहा ना, लगवा क्योंकि मुझे लगी रहता हाथ देख के लोग हंस रहे हैं, ऐसे होना चाहिए। नहीं हंसने नहीं बैठते
ठीक कर दूंगा। हाथ आपको ऐसा नहीं है। नहीं, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। चलो। मेरे हाथ की तो हड्डी भी नहीं। उंगली तो पूरी है। मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं सर, बहुत सुंदर हाथ है। जो भी हो, अब देखिए हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, शेप से खैर हाँ। तो वो बोन मैरो में क्यों जाएगी? मतलब वहाँ काम क्या है? एक्चुअली ये सभी बोन मैरो में जाएंगी तो इस यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए और बहुत सारे रिले न्यूरॉन सब वहाँ मर्ज होती है नर्व्स और फिर वहाँ से रिले न्यूरॉन्स उस मैसेज को ऊपर पहुँचाते हैं। लेकिन कई बार वहाँ वो न पहुँचा कर देखेगा कि ये ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है तो इसके बाद एक रिले न्यूरॉन है। तो रिले न्यूरॉन क्या कहेगा बताइए कि तुम्हें ऊपर जाने की या उससे आदेश लेने की जरूरत नहीं है। देख लो मोटर न्यूरॉन बाद में आएगा, पहले रिले देख लो कि इसके बाद मैसेज यहाँ आया और मैसेज आया रिले हो गया यहाँ। इस ये चाहता तो ये रिले कर सकता था ब्रेन को भी, लेकिन स्पाइन ने कहा नहीं, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। ब्रेन कहेगा कि तुमने खुद काम क्यों नहीं किया, इतना जला लिया फिर काम किया, इतना नहीं करना है। तो इसने क्या किया, वहाँ नहीं भेजा मैसेज। चाहता तो स्पाइन भेजता इतने सारे मैसेज, लेकिन उसने न भेजकर चूंकि इमरजेंसी सिचुएशन थी तो एक दूसरा रिले प्रोसेस भी था। तुम्हारे आगे जो आदमी खड़े हैं, एक दिल्ली जा रहा है, तुम अपने रिले रेस की मसाल उसे दे दो, एक बरेली जा रहा है तो चाहे बरेली को दे दो, वहीं चली जाएगी मसाल। तो तुम्हें जिसको देना उसको दो, चूंकि इमरजेंसी सिचुएशन थी तो तुमने ऐसे रिले न्यूरॉन को दिया जो बाईपास कर दे रहा है उस प्रोसेस को, ठीक है। और अब इसके बाद ये फिर तीसरा है क्या, और वो फिर इसी हाथ से प्रवेश करेगा तो वो इसमें जाएगा और ये आगे क्या है बोलिए, क्या मसल सेल से, और मसल सेल से क्या बोलेगा, नाउ यू गेट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल मसल होती है। ये कैसी होती है, हमारी बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं वो डायलेट होने वाली नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ही होगी। जब इसको यहाँ से खुलना है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई और फिर ये रिलैक्स हो गई। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जितनी भी मसल्स हैं उनको आदेश क्या दिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। तो फिर ये वाला जो मैसेज आया, ये कौन सा न्यूरॉन है, और ये जो इधर से आया सेंसरी न्यूरॉन, और ये क्या है स्टिमुली। तो ये क्या बन गई, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन सी चीजें होती हैं, स्टिमुली, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, वो सब लिखे हैं। तो क्या ये एक आर्क बन गई, एक ऐसा सर्कल बन गया जो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। ये यहाँ से गई और एक आर्क नहीं बन गई। तो इन सभी के बारे में लिखें। सो दिस इज, अगर ये चाहती तो ये क्या कर सकती थी, दैट इज मैसेज टू ब्रेन, बट ये मैसेज टू ब्रेन नहीं जा रहा। ये देखो ऐसे तुम्हारे बुक में मिला मैसेज टू ब्रेन, तो नहीं दे रहा है, ये उसके ऊपर है, नहीं दे रहा। तो क्या लिखा है बताओ, यहाँ पर एक एरो क्या बना है, वो क्या बता रहा है, मैसेज टू, लेकिन वहां नहीं देना है क्योंकि ये फोकस किया जा रहा है कि एक ऐसा एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो यहाँ लिखो मैसेज टू ब्रेन, इसे लिखो दैट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो ए क्या है, सेंसरी न्यूरॉन, बी रिले न्यूरॉन एंड सी इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। कुछ लोग अभी पीछे पढ़ा था कि नहीं वीडियो में, इंटर न्यूरॉन। और तीसरा क्या है, मोटर न्यूरॉन। सार्थक डी क्या है, मसल सेल या मसल टिश्यू, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू को मैसेज दिया जाएगा और फिर वो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल है। एंड दिस इज, यहाँ पर ये रिसेप्टर है हैंड। रिसेप्टर कौन है, क्या स्किन है। हमारी बॉडी में बहुत सारी 5 तरीके की सेंसर्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, स्किन हो गई, आईज हो गई। तो ये रिसेप्टर यहाँ स्किन है, आईज है, ईयर है, टंग है, ठीक है कि नहीं, नोज है। तो सबके अलग अलग हैं, तो ये रिसेप्टर, और सब जगह अलग अलग काम करते हैं। जैसे ऑप्टिक नर्व आंखों में है, और टंग में क्या बताइए, वो बताइए, गस्टेटरी पहले उन्होंने बताया।
आप उनकी भी सुनो ना, जो गस्टेटरी बोल रहा है। अब तो ऑल फैक्ट्री सब में बोलते चली जाओ, नोज ही है। वो जो ज्ञानी है उनको सुनो तुम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आईज में क्या है, कौन सी नर्व्स हैं? ऑप्टिक नर्व्स। और बोलो ईयर में ऑडिटरी नर्व, और नोज में ऑल्फैक्टरी नर्व्स, और टंग में गस्टेटरी, और इसमें रिसेप्टर नर्व है, दैट इज स्किन। रिसेप्टर होगी या और कोई भी देखेंगे अभी, ठीक है, कि स्किन में कौन से, द टाइप ऑफ नर्व्स इन स्किन। तो यहां से रिसेप्टर हुई और ये स्टिमुली हो गया हॉट पॉट। चलो अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द रिफ्लेक्स आर्क। तो देखिए कि दैट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस कौन था यहाँ पे, हीट थी। हीट के बाद यहाँ क्या हुआ, एक कोई रिसेप्टर ऑर्गन हमारी बॉडी का रहा होगा, वो कौन है, हैंड। अभी तो फिलहाल रिसेप्टर, ठीक कह रही हो। सो हियर इट इज स्किन, और फिर स्किन के बाद ये कहाँ गया, ये क्या है, और यहाँ पर है दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये आगे गया, ठीक है। नाउ स्पाइनल कॉर्ड है, और फिर ये इफेक्टर है ये, और फिर इसके बाद क्या है, ये एक आर्क बनी। अभी आपको प्यूपिल के लिए भी आपसे कहा जाएगा आर्क बनाओ कि श्रिंकिंग ऑफ प्यूपिल, ये खुद बनाना होता है। तो जैसे मैंने स्किन के लिए बनाया, ऐसे आपसे कहा जाएगा स्मेल के लिए बनाओ, ऐसे कहा जाएगा। तो वो 5 आर्क आपको खुद बनानी होती हैं। वो बोलेगा एक मैसेज ये हो रहा है, इसके लिए आर्क बनाओ। तो यहाँ तुमने क्या लिखा स्किन, यहाँ क्या लिखूं, सेंसरी नर्व, अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ क्या लिखोगे, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। और फिर इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, तो यहीं पर लिख दो रिले न्यूरॉन, इसी में ही तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। फिर इसे क्या कहें, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। और इसके बाद अब इसका काम होगा एग्जीक्यूटर। तो इफेक्टर क्या है, रिसेप्टर और इफेक्टर। इफेक्ट किया मतलब उस पर प्रभाव डाला, दैट इज मसल ऑफ आर्म। सर ये जो बॉक्स के अंदर है वो हमेशा सेम रहेगा, बस स्टेटमेंट चेंज होगा। अगर मान लो इस केस में कभी आई के प्यूपिल है तो ब्रेन हो जाएगा, और बाकी ये और ये भी सेम रहेंगे। इनमें आपको ये लिखना होगा। और ये क्या चीज है बताइए, रिस्पॉन्स। इसके बाद क्या लिखोगे, रिस्पॉन्स क्या है, लिफ्टिंग ऑफ हैंड। सो अब इसके बारे में क्या लिखें, क्या ये एक आर्क बन गई है। सो लेट अस राइट अबाउट इट। इतना ही रखो, इसके आगे कल बताया जाएगा। मैथ्स और बायो चल रही है। पानी